बच्चों, मैं सुरजीत सर केमिस्ट्री के पार्ट 3 में आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। केमिस्ट्री के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो बेसिक पार्ट का था वो आप लोग देख चुके होंगे। उसमें हम लोगों ने द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के बारे में और द्रव्य की रासायनिक अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। द्रव्य की रासायनिक अवस्थाओं में हम लोगों ने तत्व के बारे में चर्चा किया। तत्व में हम लोगों ने धातु पढ़ा था, अधातु पढ़ा था और उपधातु पढ़ा था और मिश्र धातु पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पीछे की स्लाइड में हमने बताया, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। और यौगिक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा आपका होता है कार्बनिक यौगिक। ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीछे की स्लाइड में। आज की चीज़ जो है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ और नए यौगिक के बारे में। यदि हम बात करें वायु की क्रिया के आधार पर यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, तो वायु की क्रिया के आधार पर यौगिक 3 तरीके के होते हैं। तो चलिए देखते हैं वायु की क्रिया के आधार पर। वायु की क्रिया के आधार पर वायु की क्रिया के आधार पर यौगिक 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला आपका हो सकता है उत्फुल्ल पदार्थ, दूसरा आपका होता है आर्द्रताग्राही, ठीक है ना, और तीसरा आपका होगा प्रस्वेद पदार्थ। तो चलिए ये 3 तरीके के यौगिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो उत्फुल्ल पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे क्रिस्टलीय यौगिक जिनको हम वायु में रखें तो उनके अंदर के जो जल के अणु हैं वो वायु में क्या हो जाएं? निकल जाएं, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे क्रिस्टलीय यौगिक क्लियर है? ऐसे क्रिस्टलीय यौगिक जिन्हें वायु में रखने पर जल के अणु बाहर निकल जाएं या फिर वाष्पित हो जाएं, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्फुल्ल पदार्थ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जैसे Al2O3 इंटू 2H2O, ये क्या है? बॉक्साइड है। अब इस बॉक्साइड में यदि आप देखें तो यहाँ पर जो जल के अणु हैं वो कितने हैं? 2 हैं। जब इन्हें हम कहाँ रखें? वायु में रख दें, ठीक है ना, वातावरण में रख दें, तो यदि इनके 2 जल के अणु बाहर हो जाते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्फुल्ल पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे फिटकरी हो गया अपना K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? जैसे आपका हो गया धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? उत्फुल्ल पदार्थ के हैं। क्लियर है? इसी तरीके से आर्द्रताग्राही पदार्थ क्या है? ऐसे यौगिक जिनको वायु में रखने पर वो वायु से नमी को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्रताग्राही पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, ऐसे यौगिक जो वायु से नमी को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्रताग्राही पदार्थ कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। क्लियर है सब बच्चों को? जल्दी बताएं, यदि आपको क्लियर हो तो बताइए। समझ में आ रहा है? ऐसे यौगिक जो वायु से नमी को ग्रहण करके क्या बनाए? वायु से नमी को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्द्रताग्राही पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जांपल CaO और CaSO4, मतलब ये नमी को जब ग्रहण करेंगे तो ये क्या बना लेंगे? ये बुझा चूना बन जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O। और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? Na2CO3 ये सारे एग्जाम्पल हैं आर्द्रताग्राही पदार्थ के, आर्द्रताग्राही यौगिक के। प्रस्वेद पदार्थ क्या है इसको देख लेते हैं। तो ऐसे यौगिक
जो वायु से क्रिया करके, ठीक है ना, ऐसे यौगिक जो वायु की नमी से क्रिया करके क्या बनाए, संतृप्त विलयन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रस्वेद पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जो वायु की नमी से क्रिया करके संतृप्त विलयन बनाते हैं, संतृप्त विलयन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रस्वेद पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? ऐसे यौगिक जो वायु की नमी से क्रिया करके संतृप्त विलयन बनाते हैं, उसे हम प्रस्वेद पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, CaCl2, FeCl3 या FeCl2, जो भी आप लिखना चाहते हैं, फेरिक क्लोराइड या फेरस क्लोराइड। तो ये किसके आधार पर हम लोगों ने यौगिक देखा, वायु की क्रिया के आधार पर यौगिक तीन तरीके के हो सकते हैं, उत्फुल्ल यौगिक हो सकता है, आर्द्रताग्राही यौगिक हो सकता है और प्रस्वेद यौगिक हो सकता है। तो यौगिक के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। मिश्रण देख लेते हैं। मिक्सर, तो मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ठीक है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है, और दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तो चलिए देख लेते हैं परिभाषा इसकी क्या होगी। दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। क्लियर है? तो जैसे हम लोग उसमें निश्चित अनुपात मिला रहे थे, तो इसमें अनिश्चित, इसमें मात्रा फिक्स नहीं रहेगी कि इतना ग्राम इसको डालना है, इतना ग्राम इसको, आप किसी भी मात्रा में इसको मिला सकते हैं। जैसे देखिए शरबत आप बनाते हैं तो उसमें चीनी और पानी का कोई मात्रा फिक्स नहीं होता है, आप जितना चाहे उसको मीठा कर सकते हैं और जितना चाहे उसको हल्का कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे चीनी और पानी का घोल, ठीक, नमक पानी का घोल, ये सारे क्या है, मिश्रण है। और बालू प्लस रेत, इसको मिला दीजिए, ये भी मिश्रण है, चाहे जिस मात्रा में। ठीक है ना। लेकिन यदि बात करें मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है समांगी मिश्रण और दूसरा आपका होता है विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए देखते हैं मिश्रण कितने प्रकार का होता है भैया, दो तरीके का। पहला आपका क्या है, समांगी मिश्रण, और दूसरा आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब समान अंगों वाला, जो आपने पदार्थ मिलाया है, दो या दो से अधिक पदार्थ, वो कैसा हो, समान हो। ठीक है ना, जैसे उनके अवयवी कण क्या हो, समान हो, तभी वो आपस में घुलेंगे। और विषमांगी का मतलब जिसमें अंग समान ना हो। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण, समांगी मिश्रण में क्या लिखेंगे, ऐसे मिश्रण जिनमें उपस्थित अवयवी कण ठीक है ना, ऐसे मिश्रण जिनमें उपस्थित अवयवी कणों का संगठन क्या हो, समान हो, उससे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। जैसे मान लीजिए मिश्रण कब बनता है या फिर विलयन कब बनता है, जब कोई एक विलय मिलाते हैं और दूसरा विलायक मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। तो वैसे जब आप दो चीज़ों को मिलाओगे तो यदि दोनों चीज़ें आपस में घुल जाएं और दोनों के कण अलग अलग ना दिखाई दें, ठीक है ना, दोनों के जो कण हैं वो अलग अलग ना दिखाई दें, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी। जैसे चीनी को आपने पानी में डाला तो चीनी जो है पानी में गल गई,
और पानी में जब गल गई तो ना तो हम चीनी के कण देख पा रहे हैं, ना तो हम पानी के कण देख पा रहे हैं, दोनों एक साथ आपस में मिक्स हो गई, ठीक है ना। तो ऐसा मिश्रण जिसमें हम अवयवी कणों को अलग अलग ना देख सके उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। कहने का मतलब है उसमें अवयवी कणों का संगठन क्या होगा, समान होगा। और क्या लिख सकते हैं, कण अलग अलग ना दिखाई दें, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे चीनी प्लस पानी का मिश्रण, ठीक, नमक प्लस पानी का मिश्रण, ठीक है ना। जब आप इसको इसमें मिलाएंगे तो फिर क्या होगा, ना तो चीनी दिखेगा ना तो पानी दिखेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का है कि जो चीनी के कण है, जो पानी के कण है, इनका जो साइज है वो क्या है, आपस में बराबर है, तभी ये आपस में मिक्स हो रहे हैं और इनको हम अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इसको हम किस में काउंट करते हैं, समांगी मिश्रण में। विषमांगी मिश्रण इसी का उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे मिश्रण जिनमें उपस्थित अवयवी कणों का संगठन अलग अलग हो, कैसा हो, अलग अलग हो, ठीक है ना। ये अलग अलग दिखाई दें, ये कण अलग अलग दिखाई दें, ठीक है ना। ऐसे मिश्रण जिनमें उपस्थित अवयवी कणों का संगठन अलग अलग हो, मतलब उनके कणों का जो साइज हो वो अलग अलग हो, ठीक है ना। जैसे किसी का 10 के पावर -2 है माइक्रोन है, तो किसी का 10 का पावर -6 माइक्रोन, ठीक है ना। तो दोनों का अलग अलग कणों का जब साइज होगा तो ये आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे, और जब आपस में मिक्स नहीं होंगे तो इनके कण हमें अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकता है, पानी प्लस मिट्टी का तेल, पानी प्लस मिट्टी का तेल। पानी में आप मिट्टी का तेल मिलाते हैं तो घुलता नहीं है, मिट्टी का तेल ऊपर दिखाई देता है, पानी नीचे। ऐसा क्यों, क्योंकि पानी का जो पार्टिकल है और जो मिट्टी का तेल का पार्टिकल है, दोनों के जो कणों का साइज हो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए आपस में मिक्स नहीं हो पा रहा है, हम दोनों को अलग अलग देख पा रहे हैं। और क्या हो सकता है, बालू प्लस पानी का मिश्रण, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, लकड़ी का बुरादा प्लस पानी का मिश्रण। इनको आप मिलाओगे ये आपस में घुलेंगे नहीं, और जब आपस में घुलेंगे नहीं तो ये दिखेंगे, ठीक है ना, दोनों अलग अलग दिखेंगे। और क्या हो सकता है, लोहे का चूर्ण प्लस रेत का मिश्रण, ठीक है ना। तो ऐसे होते हैं क्या, हमारे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्लियर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के बारे में। चर्चा करेंगे किस पे भैया, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन पर। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, कि कोई भी द्रव्य की 3 अवस्थाएं हम लोगों ने मुख्य रूप से पढ़ी है, ठोस, द्रव और गैस। तो कोई भी ठोस द्रव में कैसे कन्वर्ट होता है, द्रव से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, और गैस से द्रव में कैसे होता है, द्रव से ठोस में कैसे होता है। क्लियर है। तो इस अवस्था परिवर्तन के बारे में कुछ हमें यहाँ पर मुख्य बिंदु जानना चाहिए जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि गलन क्या है, अंग्रेजी में मेल्टिंग कहते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए बच्चों, क्वथन क्या है, बॉइलिंग। और तीसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए वाष्पन क्या है,
और चौथी आपका वाष्पीकरण। वेपोराइजेशन और वेपर। तो चलिए एक एक करके एकदम क्लियर करते हैं कि गलन क्या है। तो वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। कोई भी द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। यदि हम बात करें किसकी? क्वथन की। क्वथन क्या है? तो वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव्य पदार्थ क्या होने लगे? उबलने लगता है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथन कहलाती है। और उस निश्चित तापमान को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। वाष्पन क्या है? तो वाष्पन में जो तापमान होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। किसी भी तापमान पर जब कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदलने लगता है तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। उसके बाद यदि हम बात करें वाष्पीकरण की, तो वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव क्या होने लगता है? वाष्पित होने लगता है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं हम लोग। गलन किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव्य ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगता है, इसे गलन कहते हैं। क्लियर है? ठोस से किस में चेंज हो जाए? वो द्रव में। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलन। लेकिन उसका तापमान क्या हो? फिक्स हो। तथा वह निश्चित तापमान गलनांक कहलाता है, ठीक है ना। वह निश्चित तापमान क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्लियर है? फिर यदि हम बात करें क्वथन की, तो आप क्वथन के लिए क्या याद रखेंगे? वह निश्चित तापमान तो क्या कहने का मतलब है कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्वथन कहते हैं, तथा उस निश्चित तापमान को क्वथनांक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई चीज़, जैसे आप अपने घरों में दूध उबालते हैं या पानी उबालते हैं या चाय बनाते हैं, तो उसका एक निश्चित तापमान होता है। ऐसा नहीं हो जिस तापमान पे चाहे वो उबलने लगे कि तुरंत आपने जलाया, गैस जलाया और तुरंत आपका पानी उबल गया। ऐसा नहीं है। जब वो उसका तापमान वायुमंडल के तापमान के बराबर हो जाता है तब चीज़ें क्या होती हैं? उबलना प्रारंभ करती हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाष्पन की, तो वाष्पन क्या है भैया? किसी भी तापमान पर, इसमें तापमान फिक्स नहीं होता है, तो किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, वाष्पन कहलाती है। क्लियर है? किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया? वाष्पन कहलाती है। वाष्पन में जैसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं,
जैसे गर्मियों में कपड़े का जल्दी सूखना कौन सी प्रक्रिया है? वाष्पन। गर्मियों में कपड़े का जल्दी सूखना कौन सी प्रक्रिया भैया? वाष्पन है। फिर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा रहना, ये कौन सी प्रक्रिया है? वाष्पन है। ठीक है ना। तालाब या कुएं का पानी धीरे धीरे कम हो जाना, तालाब या कुएं का पानी धीरे धीरे कम होना, ये सारी प्रक्रिया क्या है? वाष्पन है। क्लियर है। अब बात करें वाष्पीकरण की, तो वह निश्चित ताप, इसमें तापमान क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्लियर है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदलने लगता है, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। इसके बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग द्रव्य के अणुगत सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको क्लियर होगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आधार बहुत ज़रूरी है बनाना किसी भी चीज़ का। अगर आपको बड़ी मंजिल तैयार करना है तो आपकी जो नींव होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चर्चा करेंगे बच्चे किस पे? ऊर्ध्वपातन पे। ऊर्ध्वपातन अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या है पहले एक बार हम लोग ऐसे सीख लेते हैं कि जब किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए, तो वो द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे किस अवस्था में चला जाए? गैस अवस्था में। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं आपके यहाँ कपूर होता है, तो आप उसको जब गर्म करते हैं या उसमें जब आग लगाते हैं तो वो देखिए लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, वो सीधे किस अवस्था में चला जाता है? गैसीय अवस्था में। धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो चलिए सीख लेते हैं। आपको पता है किसी भी ठोस को यदि हम गर्म करते हैं, किसी भी ठोस को क्या किया जाए भैया? गर्म किया जाए, तो किस में चेंज होगा? फिर द्रव में चेंज होगा। फिर जब द्रव को गर्म करेंगे तो किस में चेंज होगा? गैस में होगा। ठीक है ना। ये प्रकृति का नियम है कि किसी भी ठोस पदार्थ को जब गर्म करेंगे तो किस में जाएगा? द्रव में जाएगा। फिर द्रव से किस में जाएगा? फिर गैस में जाएगा। क्लियर है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करो और सीधे किसकी अवस्था में चला जाए? गैस अवस्था में। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वह सीधे द्रव अवस्था में पिघले बिना गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया? ऊर्ध्वपातन। एक बार फिर से देख लीजिए। ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वह सीधे द्रव अवस्था में ना पिघले बिना गैस अवस्था में बदल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान रखेंगे क्या? जैसे आपका हो गया कपूर, नौसादर,
कपूर हो गया और क्या हो गया, नौसादर होगा। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया। जल्दी बताइए, कपूर हो गया, नौसादर हो गया, और क्या लिख सकते हैं, आयोडीन। ये सारे कैसे पदार्थ हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा भार तथा द्रव्यमान पर, भार तथा द्रव्यमान पर, वेट एंड मास, भार तथा द्रव्यमान, ठीक है ना। तो भार क्या है, द्रव्यमान क्या है, सबसे पहले ये चीज हम सीख लेते हैं। तो पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उस वस्तु का भार कहलाता है। पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन किसी भी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का संपूर्ण परिमाण क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं भार क्या है, भार वेट। तो भार के लिए हम क्या इसको किससे इंडिकेट करेंगे भैया, W से। वेट को इंडिकेट किससे करते हैं, W से। तो क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। इसके लिए फार्मूला ध्यान रखना है, W बराबर mg, जहाँ W भार है, m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या भैया, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर है। फिर यदि हम बात करें द्रव्यमान क्या है, तो चलिए द्रव्यमान भी देख लेते हैं। द्रव्यमान मास कहते हैं। तो किसी भी वस्तु का संपूर्ण परिमाण, किसी भी वस्तु का संपूर्ण परिमाण उस वस्तु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो आपको क्या लिखना भैया, किसी भी वस्तु का संपूर्ण परिमाण उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। तो आज हम लोगों ने इतनी चीज़ों पे चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट की वीडियो में, नेक्स्ट की स्लाइड में हम लोग द्रव्य के अणुगत सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।